अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अल्ताफ हुसैन के मुतालबे के बाद वजीर आजम ने काबीना के खसूसी इजलास में वजीर आला और गवर्नर सिंध को तलब कर लिया। चौधरी निसार कहते हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी मॉनिटर करने के लिए आउटर कमेटी बना सकते हैं। इमरान खान अदालती महाज से बचकर निकल गए। काबीना ने कैदियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका आफिया सदीकी के तबादले में क्या मांगेगा। शाम पर अमेरिकी हमले का खदशा, इस्लामी ममालिक में फिरका वाराना नफरत बढ़ेगी। कराची की सूरत हाल लग रहा है किसी सिमत बढ़ती हुई जा रही है। पहले तो भत्ताखोरी की खबरें थी, वहाँ पर कत्लेआम की खबरें थी, दहशतगर्दों का एक किस्म का राज बताया जा रहा था, लेकिन अब जो सियासत हो रही है कराची के नाम पर उसमें भी बड़ी शिद्दत आ गई है। जैसे अल्ताफ हुसैन का ये मुतालबा कि कराची को फ़ौज के हवाले किया जाए, उसके बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से ये ऐलान किया गया, खसूसी कमेटी उन्होंने काबीना की उसका इजलास तलब किया जिसमें वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध को बुलाने का भी इंदिया दिया। और अब से थोड़ी देर कबल आज वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर ये चाहते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं उनको टीम का कप्तान बनाया जाए और वफाक उनका मुकम्मल तौर पर साथ देगा कि जो कराची और सिंध की सूरत हाल है उसको काबू में लाया जाए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बात ऐसी कही, उनका ये कहना था कि जहाँ पर वो MQM के इस मुतालबे की, अल्ताफ हुसैन के इस मुतालबे की हमायत करते हैं कि अब वक्त आ गया है, यकीनन कुछ ना कुछ करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि एक आउटर कमेटी बनाई जाए जो मामलात को वहाँ पर देखे। आउटर कमेटी से उनकी मुराद क्या है? क्या सिंध में जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनके जो खदशात थे कि सिंध के ऊपर वफाक कोई किसी किस्म के फैसले सादर करना चाहता है या मामलात को कंट्रोल करना चाहता है, क्या वो वाकई वो जो खदशे थे या जो अंदेशे थे अब वो सच होने जा रहे हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब तारिक अजीम साहब हैं हमारे साथ, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो सिंध असम्बली की डिप्टी स्पीकर हैं शैला रजा साहबा, उनसे हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले चलूँगा शैला साहबा के पास। शैला साहबा, आज चौधरी निसार अली खान साहब ने यह कहा है कि कोई आउटर कमेटी वो बनाना चाहते हैं सिंध के मामलात को देखने के लिए, आप क्या कमेंट करेंगी? मैं जब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब तक मैंने देखा तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन भी मुझे नज़र आया है। मसलन एक जगह वो कहते हैं कि DG रेंजर्स ने कहा एक लम्हा ज़ाय किए बगैर कि जी मैं यहाँ के हालात ठीक कर सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जी टारगेटेड ऑपरेशन ही होना चाहिए, वो तो हो रहा है। फिर उन्होंने ये कहा कि जी CM को मैं यकीन दिलाता हूँ कि DG रेंजर उनके इख्तियार में होंगे। इसका मतलब है अभी तक नहीं है, किसी और के अमल कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं मुत्तहदा के इस मुतालबे की ऑपरेशन होना चाहिए, हिमायत करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी ये नहीं कह सकता कि फ़ौज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जी गली कूचों में मैं फ़ौज को ज़ाया नहीं करना चाहता। तो मेरी समझ में नहीं आया अभी तक कि वो क्या चाहते। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो आउटर कमेटी बनाएंगे। तो मैं इस आउटर कमेटी को, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या वो सिंध से आउट लोग जो बैठे हैं उन पर मुश्तमिल होगी या ये कि जो असेंबली में सिंध के स्टेक होल्डर हैं उनके अलावा भी वो लोगों को लेंगे। तो ये एक कुछ कंफ्यूज्ड मैटर है। अच्छा तारिक अजीम साहब, आप बयान फरमाइएगा कि ये जो आउटर कमेटी की बात है, आप ये समझते हैं कि ये मुनासिब हिकमत अमली होगी कि जब एक सूबे में इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद है और उसके ऊपर कोई कमेटी ऐसी बनाई जाए जिसे आउटर कमेटी का नाम देकर उसके जिम्मे काम लगाया जाए कि वो मामला को देखे? देखें, आउटर कमेटी का मेरी तो चौधरी निसार साहब से बात नहीं हो सकी, तो मैं नहीं आपको बता सकता कि एग्जैक्टली उनका मतलब क्या है। लेकिन जहाँ तक समझ आती है वो यही है कि कोई कमेटी ऐसी होनी चाहिए जो रिव्यू कर सके, जो पता कर सके कि जो उनको परफॉर्मेंस रिलेटेड टारगेट्स दिए गए हैं क्या उसको अचीव कर सके हैं। अगर नहीं कर सके, सिंध की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, अगर नहीं कर सके तो क्यों नहीं कर सके। कोई देयर शुड बी समथिंग, कोई ना कोई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, अम्ब्रेला कमेटी होनी चाहिए जो कि देखे, उसको रिव्यू करे परफॉर्मेंस को। अभी तक देखें सिंध की हुकूमत के पास बहुत सारे चांसेस थे, बहुत सारे बयानात हो चुके, अल्फाज की बरसात हो गई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी गई, सब कुछ हो चुका है। जो काम नहीं हुआ अभी तक, एक्शन नहीं हुआ। वी नीड एक्शन नॉट वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इख्तियारात की बात हुई है, इख्तियारात भी है सबके पास है। देखिए पहले कहा जाता था
जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, हमने कोई नई बात नहीं सुनी। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी कह रखा था कि हर सियासी जमात के वहाँ पे जो हैं असला से भरे हुए विंग्स हैं। इससे पहले बात हो चुकी है कि वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता बिकॉज लोगों ने थाने जो हैं वो अपने ख़रीद रखे हैं, थानेदार बिके हुए हैं, पुलिस जो है वो बिल्कुल टोटली इम्बेसिल है। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हम सुन चुके हैं। अब टाइम आ गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट भी देती है, कोई ऑर्डर देती है, तो उनको भी बड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर दिया जाए, उसके साथ टाइम लाइन्स दी जा सकें कि आपने ये काम करना है और बताइए, तजिया करके बताइए कि आपको क्या इख्तियार नहीं है। जैसे अभी बात की शैला रज़ा साहबा ने भी कि आपको अगर इख्तियार नहीं है तो किसके पास इख्तियार नहीं है? हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, डीजी रेंजर्स के पास इख्तियार नहीं है, तो अगर है इख्तियार तो किसके पास है? ये हैव टू बी वेरी क्लियर कट पॉलिसीज़ होनी चाहिए। ये बहुत सारे हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल में बहुत सारे बयानात सामने आते हैं, लोग खुद जो है वो एक किस्म के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन ठीक नहीं बता रहा। सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो भी खुद उनको नहीं समझ आती कि क्या बात कर रहे हैं। डीजी रेंजर साहब बयान एक देते हैं, आईजी साहब जाके बयान दूसरा दे देते हैं। सीएम साहब जो हैं वो पहले एक दूसरे पे इल्ज़ामात होते थे कि जी MQM जो है वो हमें काम नहीं करने देती, कोई कहता था ANP अपने एरिया में काम नहीं करने देते। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, इसके लिए मैं समझता हूँ टाइम आ गया है कि हमें पाकिस्तान की खातर सियासत से बालातर होके, पर्सनल अपने इंटरेस्ट से बालातर होके हमें काम करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। खा वो एक्शन हो, रेंजर्स एक्शन ले, खासिन हुकूमत थ्रू पुलिस ले। पुलिस अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बिल्कुल नकारा हो चुकी है, उसकी वजूहात सब लोगों के सामने है, इसलिए रेंजर्स को लाना पड़ा। आर्मी मेरा ख्याल इसका हल नहीं है। जी शैला साहबा, ये आप रिस्पॉन्ड जो करना चाह रही हैं वो भी करें, लेकिन ये बयान कीजिएगा कि 18वीं तरमीम में तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इख्तियारात हैं वो सूबों को दे दिए गए, तो फिर आइन में कोई गुंजाइश है इस किस्म की कि कोई जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो किसी प्रोविंस की, वफाक की जानिब से कोई कमेटी उसकी परफॉर्मेंस का जायज़ा ले? बदकिस्मती से नहीं है, और मेरा कहना यही है कि क्या हम आउटर कमेटी की जो बात की पहले तो ये करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सिर्फ सिंध का ही मैटर नहीं है। पंजाब में अगर हम देखें क्या हो रहा है इस वक्त, बखर में, कोटला जाम में, दरिया खान में। इसके अलावा हम अगर ये भी देखें कि इससे पहले बादामी बाग में पुलिस का रवैया क्या था कि उसने खुद आके कह दिया था कि जी आप यहाँ से चले जाएं, आप लोग पे अटैक होने वाला है, और वो उनको रोकने के बजाय इनको भगा रही थी। मेरी बात समझ लें, मेरी बात सुन लें। मेरा कहना यह है कि एकदम ये कहना कि सिंध की पुलिस ऐसी है, ऐसी बात नहीं है। सिंध की पुलिस ने अब तक जितने धमाके हुए हैं उन्हें डिटेक्ट किया है, बड़े बड़े टारगेट किलर्स पकड़े। हाँ, ये और बात है कि उन्हें डिमोट कर दिया गया, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर था, उसमें नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगी और बार बार कहूँगी कि जी आउटर कमेटी की ज़रूरत नहीं है जब आप अपने बात में क्लियर नहीं है। एक दफ़ा आप ये कह रहे हैं आउटर कमेटी बनाऊंगा, एक दफ़ा आप ये कह रहे हैं कि मैं सूबाई हुकूमत के अंडर चलेगा। तो ऑपरेशन हमेशा गैर सियासी होते हैं। बात ये होती है कि जिनके लोग पकड़े पहले जाएं वो उसको सियासत की कली कर देते हैं, जैसे अभी सियासत का इल्ज़ाम लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर अभी सिंध असेंबली में बजट सेशन में जो है ये सवाल किया MKM ने कि जी इतने 600 लोग पकड़े हुए हैं, तो वज़ीर आला साहब ने कहा कि आप जाइए, आप जाके उनसे मिलिए, वो आपके लोग नहीं हैं, वो तो सारे क्रिमिनल हैं। तो बात ये होती है कि ऑपरेशन हमेशा गैर सियासी होता है, और कोई भी जो है पुलिस या रेंजर्स, उनको कोई शौक नहीं होता कि वो किसी के घर जाके खामा खां उठा लें, ना हुकूमत को होता है कभी। ये भी पुराना दौर था जब खवातीन को उठाया जाता था और गिरफ्तार किया जाता था। अच्छा शैला साहबा, क्योंकि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जी शैला साहब, क्योंकि वक्त की इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा सिस्टम चौपट हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। जी तारिक साहब, आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहें और एक थोड़ा सा इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि क्या जो ऑलरेडी कराची एक टर्मोइल में है, सूबा भी इस तरह के प्रॉब्लम में है, तो अगर ऊपर से कोई ऑर्डर आया या वफाक ने कोई मुदाखलत करने की कोशिश की तो जो सियासी एक बहरान है वो उसकी कैफियत भी पैदा हो जाएगी? बिल्कुल जी, वफाक नहीं चाहती जो इख्तियारात सिंध हुकूमत के पास हैं वो उनको इस्तेमाल करे, भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे। हम चाहते हैं वो वहाँ पे सक्सेसफुल हों, कि उनकी जो सक्सेस, उनकी कामयाबी जो है सिंध में, ये पाकिस्तान की कामयाबी होगी। मैं नहीं चाहता, ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहिए। अभी शैला जी जो बात कर रही हैं कि पंजाब में ये हो रहा है तो इसलिए कराची में भी होना चाहिए, ये बात नहीं है। हम चाहते हैं ना पाकिस्तान किसी जगह भी ना हो। नहीं जी, आप देखिए, अब पंजाब को बीच में ना लेके आइए। देखिए कराची में जो हो रहा है, हम चाहते हैं कराची में अमन अमान हो, आप भी यही चाहती होंगी। हाँ जी, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। देखिए हमने जी
मैं जी आपने जो बात की है पुलिस की जो बात आपने की है पुलिस, फिर वहां के लिए भी आउटर कमेटी बनाई जाएगी जहां सेक्टेरियन ऐसी जबरदस्त मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे हालात यहाँ पे खराब होते हैं और आप अगर तजवीज़ देंगी और तजवीज़ के अमल करके तजवीज़ पर अगर पंजाब हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, उस पर अगर अमन आ सकता है तो सो बी इट। कोई किसी को इसमें आड़ नहीं होनी चाहिए कि जी हमारे ऊपर क्यों कमेटी बनाई जा रही है। और मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सिंध हुकूमत की रजामंदी शामिल नहीं होगी। देखिए किसी ने तो उसको मॉनिटर करना है। अगर आपको कोई टारगेट्स दिए जाते हैं, कोई टाइमलाइंस दी जाती हैं, इतने अरसे में ये काम करना होगा, खाली बयानात से काम नहीं होगा। देखिए ये चीज़ें पहले भी कही जा चुकी हैं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने कही है, आपके अपने डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब कह चुके हैं कि वहाँ पे थाने बिके हुए हैं, पुलिस जो है टोटली नकारा है। मैं नहीं कह रहा, आपकी जमात के सरकर्दा लीडर कह चुके हैं, यही जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज यही बात कही है कि यहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत खराब हैं। पुलिस के बारे में रिमार्क्स उन्होंने खुद दिए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अजीम साहब और बहुत शुक्रिया शैला रजा साहबा। कराची का मामला यकीनन एक संगीन मामला है। पहले तो वहाँ पर भत्ताखोरी और दहशतगर्दी के वाक़यात और अब जो सियासी सूरत हाल है, सियासत में भी एक हलचल सी मची नज़र आ रही है, क्योंकि चौधरी निसार अली खान का कहना है कि जो सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसके लिए वो चाहते हैं कि एक आउटर कमेटी भी बनाई जाए। और अब इस पर बहस जारी रहेगी कि क्या ऐसी कमेटी की आइन में गुंजाइश मौजूद है या नहीं। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे काबीना ने आज एक बड़ा अहम फैसला किया, यूरोप के साथ मुआहदे की मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद कैदियों का तबादला हो सकेगा। और ख्याल किया जा रहा है कि ये मुआहदे का सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी होंगी वो डॉक्टर आफिया सदीकी होंगी। लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका अगर आफिया सदीकी को पाकिस्तान के हवाले करेगा तो उसके बदले में मांगेगा क्या। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात निहायत पेचीदा हैं और उसके कई पहलू हैं। ड्रोन हमलों का मामला है, इसके अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। लेकिन एक बड़ा जो इरिटेंट है वो डॉक्टर आफिया सदीकी का भी है। डॉक्टर आफिया सदीकी पाकिस्तानी शहरी हैं जो इस वक्त अमेरिका में ह्यूस्टन की जेल में नज़रबंद है। वहाँ पर वो कैद काट रही हैं क्योंकि उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों पर हमला किया था। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो डॉक्टर आफिया सदीकी के खिलाफ मुकदमा चला न्यूयॉर्क की एक अदालत में। हुकूमत पाकिस्तान ने $20 लाख अदा किए वकला की फ़ीस की मद में, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर आफिया सदीकी रिहा ना हो सकी। अदालत ने उन्हें मुजरम करार दिया, जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी सज़ा भुगत रही हैं। उनको लाने की बहुत कोशिशें की गई माजी में, लेकिन डिप्लोमेसी कामयाब नहीं हुई। अब खबर ये आई है इस्लामाबाद से कि वफाकी काबीना ने यूरोप के साथ कैदियों के तबादले की एक ऐसे मंसूबे की मंजूरी दी है, एक ऐसे मुआहदे की मंजूरी दी है, जिसके नतीजे में इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि डॉक्टर आफिया सदीकी को वापस लाया जा सकेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जो अहले मगरिब हैं वो अगर डॉक्टर आफिया सदीकी को पाकिस्तान के हवाले करेंगे तो उसके बदले में भी यकीनन कुछ मांगेंगे। ये जो आज वफाकी काबीना ने मुआहदे की मंजूरी दी है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है, क्या डॉक्टर आफिया सदीकी को वापस लाया जा सकेगा इसके बाद, इस सारी सूरत हाल पर आज हम गुफ्तगू करेंगे बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिर जनाब अहमर बिलाल सूफ़ी जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अहमर बिलाल सूफ़ी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमर साहब ये बयान कीजिएगा कि ये जो बताया जा रहा है आज वफाकी काबीना ने जिस मुआहदे की मंजूरी दी है, जो दस्तखत हम करने जा रहे हैं, इसके बाद ये जो एक तासुर है कि डॉक्टर आफिया सदीकी को पाकिस्तान लाया जा सकेगा, ये दुरुस्त है? जी ये दुरुस्त है, बिकॉज ये बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन है और ये बेसिकली पुल का काम देता है दो मुल्कों के दरमियान। लेकिन उसके अलावा कुछ और लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होगा, जिसमें पाकिस्तान का अपना कानून ट्रांसफ़र ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स का अपना कानून US कोड 18 है। उनमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल करना होंगी, तो इस मामले में कई महीने भी लग सकते हैं। अच्छा अहमर साहब, जो अहले मगरब की सियासत है वो तो बिल्कुल मफादात के ताबे होती है। ये बयान कीजिएगा कि अमेरिका को इसमें क्या फ़ायदा होगा डॉक्टर आफिया सदीकी को पाकिस्तान के हवाले करने के? यकीनन इसके बदले में वो भी तो कुछ डिमांड करेंगे। जी वो एक सियासी इशू है, लीगली स्पीकिंग इसमें कोई रेसिप्रोकल गुंजाइश नहीं है, यानी ये कोई तबादले का एग्रीमेंट नहीं है कि अगर आपने एक कैदी लिया है तो दूसरा वापस दें। इस तरह की इसमें कोई इशू लीगली एग्जिस्ट नहीं करता।
दूसरा ये है कि ये केस टू केस बेसिस पर है, यानी आप किसी कैदी को ट्रांसफर करते हैं कि वो अपना सेंटेंस रिमेनिंग वहाँ ख़त्म कर ले अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन में, तो फिर आप उसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं। ये आपकी ज़ाती चॉइस है, आपकी सियासी चॉइस है, और तो लीगली ये आपको बाइंड नहीं करता कि अगर आपने एक कैदी को हैंड ओवर किया है तो उसके बदले दूसरा कैदी दूसरा मुल्क हैंड ओवर करे। अच्छा अहमद साहब, माजी में भी ये इस तरह का जो मुआहदा है उस पर गुफ्तगू हुई कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इस किस्म का कोई मुआहदा नहीं है कैदियों के तबादले का, और उसमें हमेशा ये फियर था पाकिस्तानियों को कि शायद बहुत सारे ऐसे लोग फिर अमेरिका हमसे मांगेगा जो शायद पाकिस्तानी नहीं देना चाहते थे। ये जो फियर है, ये जो एप्रीहेंशन है, ये भी किसी हद तक दुरुस्त थी क्या? देखिए, वो है एक्सट्रेडिशन। एक्सट्रेडिशन को इस मुआहदे से कंफ्यूज ना करें। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का फ्रेमवर्क ये है कि जब आपने जब आपने मुलजिमों की इन्वेस्टिगेशन करनी है और उनको बुलाकर ट्रायल करना है तो वो उस हवाले से है। जब वो ट्रायल उनका हो जाए, सजा हो जाए, सजा वो काट रहे हों, तो फिर जब वो सजा काट रहे हों तो रिमेनिंग सजा अपने मुल्क में काट सकते हैं जब उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। और क्योंकि यूरोप में कई और ममालिक में पाकिस्तान के बेशुमार और भी कैदी मौजूद हैं, अगर आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अर्से पहले ताकीद की थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कि वो कैदियों को वापस लाए, तो ये गालिबन ये भी पेश नज़र होगा और इस कन्वेंशन से उन कैदियों की वापसी का रास्ता भी हमवार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल सूफी, जो ये कह रहे थे कि आज काबीना ने जिस मुआहदे की मंजूरी दी है इसके नतीजे में यकीनन न सिर्फ डॉक्टर आफिया सदीकी बल्कि यूरोप की जेलों में बंद बहुत सारे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने में मदद मिल सकेगी। लेकिन बहुत सारे तज्ज़िया निगार फिर ये सवाल कर रहे हैं कि अहले मगरिब की जो सियासत है, जो डिप्लोमेसी है, वो मफादात के ताबे होती है, और यकीनन अगर डॉक्टर आफिया सदीकी को पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा तो उसमें उसके नतीजे में, उसके बदले में अमेरिका, अहले मगरिब कुछ ना कुछ ज़रूर डिमांड करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये बात आगे बढ़ेगी, हुकूमतों के दरमियान इस पर बात होगी, तो फिर ये बात खुलेगी कि अमेरिका इसके बदले में क्या चाहता है, और फिर ये हुकूमत पाकिस्तान का फैसला होगा कि वो उस वक्त डिप्लोमेसी किस तरह करती है, इस मुआहदे को किस तरह इस्तेमाल करती है डॉक्टर आफिया सदीकी को पाकिस्तान लाने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब हामिद खान एडवोकेट से, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो तौहीन अदालत का केस था इमरान खान साहब के खिलाफ, वो तो खारिज कर दिया गया, अब उनकी मुस्तकबिल की पॉलिसी कैसे होगी? क्या जो धांधली के हवाले से वाइट पेपर में जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स पर, उसको वैसे ही परस्यू करेंगे या उसमें कोई तब्दीली होगी? लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस खारिज कर दिया, और ये दर हकीकत जो उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस था ये अदालत ने आज खुद लिया था, लेकिन आज अदालत का ये कहना था कि उन्होंने तौहीन अदालत का ये जो नोटिस है इसको खारिज कर दिया। इमरान खान साहब ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले से जो गुफ्तगू की थी, आज उनका जो तीसरा बयान था अदालत में सबमिट किया गया था, उसमें उनका ये कहना था कि उन्होंने जो आला अदलिया है उसकी कोई तस्दीक नहीं की, और ना ही वो आला अदलिया की तस्दीक को मुनासिब समझते हैं। उनका कहना था कि ये गुफ्तगू सारी उन्होंने जो अल्फाज शर्मनाक इस्तेमाल किए थे ये रिटर्निंग ऑफिसर्स के कंडक्ट के हवाले से, इसलिए उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में उन वर्ड्स को देखना चाहिए। बहरहाल मामला खुश असलूबी से निपट गया और अब इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस खारिज हो चुका है। कुछ लोगों की जो ख्वाहिश थी कि वो अदालत से लड़ें, उनको नाअहल करार दिया जाए, यकीनन उनको मायूसी होगी। ये सारा मामला किस तरह हुआ और अब तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है उसका महवर क्या होगा, जो धांधली के चार्जेस वाइट पेपर की सूरत में सामने आए उनको किस तरह तहरीक इंसाफ परस्यू करेगी, ये गुफ्तगू हमारे साथ करने के लिए मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब हामिद खान एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। खान साहब, तौहीन अदालत का मामला तो ख़त्म हो गया, ये बयान कीजिएगा कि अब जो वाइट पेपर में धांधली के आपने इल्ज़ामात लगाए तहरीक इंसाफ की जानिब से, अब उनको परस्यू किस तरह से करेंगे? जी देखिए, इनको हर उस फोरम पे करेंगे जहां मुनासिब होगा। हमारी पहले भी पिटीशन पेंडिंग है, कुछ मामलात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, कुछ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में पेंडिंग है, और उसके अलावा हम अवामी राब्ते में भी हैं। हम समझते हैं कि ये धांधली जो है खुले आम हुई है
पाकिस्तान भर के शहरी इस बारे में बहुत मुस्तरब हैं और हम उनको भी अपने साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह ताला एक नेशन वाइड मूवमेंट के तौर पर हम ये चाहते हैं कि आइंदा से ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे कि इस किस्म की धांधली ख़त्म हो जाए और धांधली होने के इम्कानात ना रहें। खान साहब, आज जब इमरान खान साहब ने जो तीसरा भी बयान था उनका तौहीन अदालत केस में, वो कोर्ट ने उस पर ये इजहार किया था कि वो मुतमईन नहीं है, लेकिन फिर बाद में जो अटॉर्नी जनरल की मुदाखलत हुई, जो उन्होंने कहा आप तवक्को कर रहे थे अटॉर्नी जनरल साहब से इस किस्म की गुफ्तगू, या ये जो कुछ भी हुआ आपको बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं था? देखिए, बात यह है कि मुतमईन ना होने की बात तो उन्होंने नहीं कही थी, और अगर कोई बात या कोई रिमार्क या कोई ऑब्जर्वेशन अगर उन्होंने दिया भी होगा तो वो एक आर्जी तौर पर टेंटेटिव होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हतमी तौर पर उनका पहले माइंड कुछ और था और बाद में तब्दील हुआ। जहाँ तक अटॉर्नी जनरल साहब ने जो वहाँ पर अपने दलाइल पेश किए, बड़े मुख्तसर थे लेकिन बड़े जामे थे, वो ऐन कानून, मुरवजा कानून के मुताबिक थे, आइन के मुताबिक थे, और जानते हुए कि मुनीर मलिक साहब जो हैं वो बहुत ही इंटेग्रिटी वाले शख्स हैं, एज ए लॉयर एज वेल एज ए ह्यूमन बीइंग, वो वही बात कहेंगे जो कि दुरुस्त होगी। तो इसलिए मैं बिल्कुल तवक्को करता था कि वो अदालत की सही मावनत करेंगे, अदालत को सही तौर पर असिस्ट करेंगे, और वही उन्होंने किया। हामिद खान साहब, एक बड़ा अहम मसला चल रहा है इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो कराची और सिंध का है। उस हवाले से अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये कहना है कि फ़ौज के हवाले कर दिया जाए। वज़ीर आज़म साहब ने भी एक इजलास बुलाया काबीना का, और चौधरी निसार अली ने यह कहा है कि एक आउटर कमेटी बनाने का वो सोच रहे हैं जो सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस को देखेंगे। आप एक कानूनदान भी हैं और आइन पर आपकी गहरी नज़र है, ये बयान कीजिएगा कि ये जो आउटर कमेटी का कॉन्सेप्ट है 18वीं तरमीम के बाद बिलखसूस, क्या इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है जब सूबे में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही हो? मैं समझता हूं कि आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि आप एक इलाके में किसी किस्म का मिलिट्री टेक ओवर करते हैं, और ये कहना कि जी कराची को फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, इसकी मेरे नज़दीक आइन में गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 1998 में भी वाज़े तौर पर यह कहा था कि इवन मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनाई जा सकती। यही मामला कराची के हालात को सामने रखते हुए तब भी जनाब नवाज शरीफ साहिब भी वज़ीर आज़म थे, मिलिट्री कोर्ट्स सेटअप की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन में उसकी गुंजाइश नहीं है। तो 18वीं तरमीम से पहले भी मैं समझता हूँ इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं थी। हाँ, अलबत्ता किसी एक इलाके में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो, कोई इंसिडेंट पैदा हो जिसमें कि वहाँ की इंतज़ामिया को फ़ौज की ज़रूरत हो, सिर्फ एक आर्जी तौर पर एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो वहाँ तो फ़ौज वहाँ की इंतज़ामिया, मखसूस इंतज़ामिया एक ख़ास मकसद के लिए बुला सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कि शहर उनके हवाले कर दिए जाएँ, इलाके उनके हवाले कर दिए जाएँ। इसमें मेरे नज़दीक आइन में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। खान साहब, एक बड़ा मसला जो है वो दहशत गर्दी का है, उसके हवाले से आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की भी बात हुई। फिर नवाज शरीफ साहब ने जो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की डिमांड थी कि आर्मी चीफ से और उनसे पहले मुलाकात हो, बज़ाहिर उसको भी कंसीड कर लिया था। कुछ उसका कोई टाइम फ्रेम कुछ तय हुआ, कुछ तारीखें तय हुई, कुछ आपकी क़यादत को बताया गया कब ये मुलाकातें मुतवक्को हो सकती हैं? अभी तक इसकी कोई वजाहत नहीं हुई है। अलबत्ता ये पहले मुलाकात होनी चाहिए APC से, ताकि हमें पूरी सूरत हाल का, हमारे पार्टी लीडर को पूरी तरह इस सूरत हाल का इल्म हो, वरना बग़ैर सारे मामलात को पूरी तरह से और गहराई से जानने के APC जो है वो कोई उसका मकसद नहीं होगा। खान साहब, अगर दूसरी सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं वो भी इस किस्म का मुतालबा करें कि आर्मी चीफ से वो भी अलहदा मिलने की बात करें, प्राइम मिनिस्टर से भी, तो आप समझते हैं ये सही अप्रोच होगी? कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूं कि जो बात हमने कही है, ये बात किसी भी सियासी जमात का रहनुमा कह सकता है। ये सियासी जमात के रहनुमा को इस मुल्क की बेहतरी के लिए अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो फराहम की जानी चाहिए, कोई चीज़ मख्फी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी हक है, ये हक है सियासी जमातों का कि वो पूरी तरह से आगाह हों।
के हालात क्या हैं, असल में क्या हो रहा है, और हमारे बैनुल-अक़वामी मामलात क्या हैं, उनके क्या असरात हैं। तो मेरे नज़दीक हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ये सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ इमरान खान साहब के लिए किया जाए और बाकियों के लिए ये ना किया जाए। ये तो हमारा कभी मौक़िफ़ नहीं रहा। खान साहब, एक और जो मामला है वो बल्दियाती इंतखाबात से रिलेटेड है। आपकी जमात की हुकूमत है KPK में, वहाँ पर तो बल्दियाती जो इलेक्शन है वो जमाती बुनियादों पर होने की बात हो रही है। पंजाब में जो बड़ा सूबा है और आपका बड़ा सख्त मुकाबला भी है यहाँ इनसे, मुस्लिम लीग नून से, यहाँ पर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो गैर जमाती बुनियादों पर कराने की बात हो रही है। ये बयान कीजिएगा कि क्या आपकी हिकमत अमली है, कुछ रजिस्ट करेंगे, कोर्ट्स में जाएंगे या स्ट्रीट्स पर आएंगे, क्या आप देखते हैं मुस्तकबिल में? हम समझते हैं कि जमाती बुनियाद पर इंतखाबात होने चाहिए। ये ना हो कि पहले तो आप गैर जमाती बुनियाद पर इंतखाबात करके फिर जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त उनकी खरीदो फरोख्त कर ले, उनको अपने साथ मिला ले। इसके पीछे हमारे नज़दीक, हमारी तारीख को समझते हुए, इस किस्म की कोशिश के जी गैर जमाती बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात हों, इसके पीछे बदनीयती का एलिमेंट होता है। हम कहते हैं कि हम अपनी सूबे में जहां हमारी हुकूमत है, हम कराना चाहते हैं इंतखाबात जमाती बुनियाद पर, तो क्यों ना पंजाब में कराए जाएं? क्या मसला है इसमें? जमातों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए और जो अपने उम्मीदवार हैं जमातों को नामजद करने चाहिए, ताकि लोग जिनको वोट दें उनको पता हो कि इस शख्स की किसके साथ क्या कमिटमेंट है। ये ना हो कि जी वोट तो किसी ना किसी और बुनियाद पर, ज़ात, बरादरी, पैसे की बुनियाद पर ले लें, बाद में जाके सौदे करने शुरू कर दें। इसलिए जमाती, गैर जमाती बुनियाद पर इंतखाबात जो है, ये माशाअल्लाह की एक लेगेसी है जिसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं, ये तो आपने दुरुस्त फरमाया खान साहब कि आप इसको सपोर्ट नहीं करते, उनकी लेगेसी है। लेकिन अगर ये हुक्मरान जमात जो है पंजाब में वो इस बात का तो तुल जाए, जैसे नज़र आ रहा है कि वो मुसम्मम इरादा किए हुए हैं, आपके पास ऑप्शंस क्या है इसको रोकने के लिए? जी, हम अपने सारे लीगल ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे उसके लिए, और हम इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर स्टडी करके हम कोशिश करेंगे कि हम ये मामलात, अगर ज़रूरत पड़ी और हम लीगली महसूस किया हमने कि हाँ अदालत में हमें ले जाना है, तो हम वो ऑप्शन भी अपनी जो है वो अपनी ऑप्शन रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हामिद खान साहब, जो ये कह रहे थे कि बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर ही होने चाहिए, क्योंकि जो गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात हैं, ये आमरों ने ये सब कुछ किया और ये बिरादरीज़म को फ़रोग़ देने के लिए किया जाएगा। उनका ये कहना था कि धांधली के हवाले से जो वाइट पेपर शाया किया गया वो दुरुस्त था और तहरीक इंसाफ इस हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। तमाम फोरम को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। जहां अदालतों में जाने की ज़रूरत होगी अदालतों में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाने की ज़रूरत होगी वहां पर भी जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं अगर दूसरी सियासी जमातों के कायदीन इमरान खान की तरह आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म से पहले मिलने की ख्वाहिश करें, दहशतगर्दी के हवाले से पहले मामलात को समझने की कोशिश करें। उनका यह कहना था कि तहरीक इंसाफ इसको मुकम्मल सपोर्ट करेगी। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनाब जाहिद हुसैन से, मारूफ सहाफ़ी हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीरिया में इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिका एक लिमिटेड ऑपरेशन के लिए तैयार है, अगर सीरिया पर हमला होता है तो उसके आलम इस्लाम पर क्या असरात होंगे, क्या जो दूसरे मुसलमान ममालिक हैं वहाँ डिवाइड जो है वो ज़्यादा नहीं हो जाएगी, सेक्टेरियनिज़म ज़्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बुनियादी तौर पर जो सीरिया का मामला है वो ईरान और सऊदी अरेबिया की एक प्रॉक्सी वॉर है। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। मिडल ईस्ट से आने वाली इतलात के मुताबिक ये बात अब यकीनी नज़र आ रही है कि सीरिया के ख़िलाफ़, शाम के ख़िलाफ़ एक लिमिटेड ऑपरेशन के लिए अमेरिका तैयारी कर चुका है। अगरचे इस बात का इम्कान नहीं कि सलामती कौंसिल किसी ऐसे मंसूबे की मंजूरी देगी, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सलामती कौंसिल की मंजूरी के बगैर भी जो लिमिटेड ऑपरेशन है सीरिया के ख़िलाफ़ वो किया जा सकता है। अब तक रूस और चाइना ने इस एक्शन की मुखालफत की है, लेकिन जो मगरबी प्रेस है उसका ये कहना है कि जो सऊदी अरब है उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है अमरीकी इंतज़ामिया पर
कि सीरिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ लोग ये इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इससे जो एक प्रॉक्सी वार चल रही है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, उसमें शिद्दत आएगी और बहुत सारे मुसलमान ममालिक इसकी लपेट में आएंगे। ये जो मामला है बड़ा एक संगीन सूरत अख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है और इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ सहाफ़ी जनाब जाहिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम। जाहिद, कुछ ऐसा लग रहा है कि अब अमरीकी इंतज़ामिया एक लिमिटेड ऑपरेशन करना चाह रही है सीरिया में, भले सलामती कौंसिल उसकी मंजूरी दे या ना दे। बिल्कुल, ये बात सही है कि तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और मेरा ख्याल ये आज या कल तक जो है ये अटैक हो जाएगा। उसमें जो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि बरतानिया में भी जो है शायद उसमें शामिल हो जाए और वहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी तैयारियां मुकम्मल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके असरात बहुत ज़्यादा जो हैं ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये बात सही है कि जो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो केमिकल गैस है उसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एक बात और भी नज़र आती है कि केमिकल गैस जो है दोनों तरफ से इस्तेमाल की जा रही है। ये खबरें भी आई हैं कि जो वहाँ पे जो इंसर्जेंट कहलाते हैं या जो बागी हैं उनकी तरफ से भी जो है वो नर्व्स गैस का इस्तेमाल हुआ है। असल मसला ये आता है कि जो प्रेसिडेंट ओबामा ने खासा अरसे तक जो है अपने आप को जो है बावजूद इसके कि तमाम दबाव जो था उनके ऊपर था, ना सिर्फ ये सऊदी अरेबिया की तरफ से बल्कि और भी ममालिक थे जिनकी तरफ से ये कोशिश ये की जा रही थी कि अमेरिका इसके में मदाखलत करे और अंदरूनी तौर पे भी प्रेसिडेंट ओबामा पे खासा दबाव था। मैं समझता हूँ कि अब ऐसा लगता है कि वो दबाव में आ गए हैं और वो जो है यकीन तौर पे ये अटैक होगा, लेकिन उसमें फिर ये होगा कि ये जंग फैलेगी, इससे जंग रुकेगी नहीं, बल्कि ऑलरेडी जो है ईरान ने जो है इस पर धमकी दी है कि अगर फ़र्ज़ किए कि इसका इस्तेमाल होता है तो वो जो है वो खामोश नहीं बैठेगा। उसके क्या ख़तरनाक असरात होंगे वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये कि जो कुछ आजकल सीरिया में हो रहा है उसमें जो है बहुत अजीब सी एक सूरत हाल बन के आ रही है मशरिक़ वस्ता की सियासत के हवाले से। एक नई जो है एक अलाइनमेंट सी बनती आ रही है कि सऊदी अरेबिया का वहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो मुदाखलत एक लिहाज से जारी है। दूसरे और है इसमें पूरी एक तकसीम सी बन के आ गई है जो कि ख़ास तौर पे एक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट की सूरत अख्तियार करती जा रही है। एक तरफ तो जो है वो सऊदी अरेबिया और टर्की भी जो है उसके रेबल्स की हिमायत कर रहे हैं, उनकी इमदाद कर रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पे। दूसरी तरफ ईरान और फिर हिज़्बुल्लाह जो लेबनान में की तंजीम है वो है पूरी तरह जो है वो सीरिया की मदद कर रहे हैं। रूस का भी एक ताल्लुक़ एक हद तक रूस की भी सपोर्ट अब तक जारी है और मैं समझता हूँ कि इसका ये फिर उसको रोकना नामुमकिन होगा। एक और जो चीज़ नज़र आती है कि ज़रा ये भी देखना क्या है कि जो जिनको हम बागी कहते हैं वो उसमें सबसे बड़ा उनसर जो है जो अलकायदा की अलाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका वहाँ पे बन के आता है। तो अगर फ़र्ज़ किए इस किस्म का हमला हो भी जाता है तो उस और ये भी हो सकता है कि असद बशारा जो है उसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, लेकिन उनके हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो है जो सीरिया का क्राइसिस या मशरिक़ वस्ता का क्राइसिस जो है वो ख़त्म नहीं होगा बल्कि और गहरा होगा। अच्छा जाहिद, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो आपने जैसे कहा कि ये जंग फैलेगी, इस वक्त जो पाकिस्तान में भी और जो हमारे नेबरिंग बहुत सारे जो हिस्से हैं वहाँ पर जो टेंशन नज़र आ रही है शिया सुन्नी, ये दर हकीकत जो एक बड़ी मेजॉरिटी शिया और सुन्नी है उनमें टेंशन नहीं है, ये दोनों जो फ़िरके हैं इनके जो जंगजू हैं उनमें टेंशन है और उसकी बुनियादी वजह ये जो सीरिया की सूरत हाल है। तो अगर ये जंग इस तरह से बढ़ती है वहाँ पर तो हमारे यहाँ भी तो इसका फॉल आउट होगा। ये जो सेक्टेरियन क्लैशेज़ हैं या ये जो दोनों फ़िरकों के जंगजू हैं उनमें भी हम ये देख सकते हैं कि आपस में क्लैशेज़ बढ़ जाएँ। देखिए, ये बात आपकी सही है कि जब हम सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अवाम एक दूसरे के जो शिया और सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, बल्कि ये एक प्रॉक्सी वॉर बन गई है ईरान सऊदी अरेबिया के दरमियान और फिर उसमें यकीन तौर पे उनकी हलीफ जो सियासी जमातें हैं या इस किस्म की जो तंजीमें मौजूद हैं जैसे हिज़्बुल्लाह वगैरह वो भी शामिल हो गई हैं और उसके साथ बहुत ख़तरनाक ये बात आपकी सही है कि पूरे जो है मुस्लिम दुनिया में उसके असरात पड़ेंगे। पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है एक शिया सुन्नी, मैं नहीं समझता हूँ कि शिया सुन्नी फसाद मौजूद है या कोई है, बल्कि एक ये था कि जो लोग जो इस किस्म के हथियार बंद ग्रुप जो हैं जिनको एक मुख्तलिफ हुकूमतों की इमदाद भी हासिल रही है, जो कि पाकिस्तान में बहुत अरसे से एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है जो है यहाँ पे सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट की दूसरी जो है ममालिक हैं
उन्होंने वो भी बाकायदा इस किस्म की तंजीमें जो रेडिकल तंजीमें हैं सुन्नी उनको उनकी मदद करते रहें। तो इसी तरह से ईरान का भी एक लिहाज से जो है वहाँ पर ताल्लुक़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसके असरात जो है सारी मुस्लिम दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और ख़ास तौर पे पिछले हम चंद सालों में देख रहे हैं कि इस किस्म के हमले बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें फिर मेरा ख्याल ये है कि और शिद्दत आएगी। अच्छा जाहिद, कुछ जो मैं देख रहा था इंटरनेशनल प्रेस, उसमें कुछ रूसी सदर पुतिन के हवाले से भी कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। उनका ये कहना था कि अगर अमेरिका ने हमला किया सीरिया पर तो वो ये समझते हैं कि ये जो मिडल ईस्ट की जो पॉलिसी है उसमें इस वक्त सऊदीज़ एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनका रोल है बहुत अहम। तो पुतिन के हवाले से ये चीज़ें आ रही हैं कि वो सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ कोई एक्शन करेंगे। अगर कोई वाक़तन ऐसी कोई सूरत हाल बन जाती है तो ये तो फिर बिल्कुल ही एक डेवास्टेटिंग सी सूरत हाल होगी। देखें, मेरे ख्याल हाँ ये मैंने भी खबरें देखी हैं, लेकिन मुझे लगता है नहीं है कि ये सही होंगी कि जो है वो अगर शाम पे अटैक होता है तो रूस जो है मैं नहीं समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया पर हमला करेगा। ये शायद कुछ ऐसी अफवाहें ज़्यादा हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि सऊदी अरेबिया ने कोशिश ज़रूर की थी कि जो है वो रूस को ये मनाया जा सके कि वो जो जब तक जो है सीरिया की जो मदद करता रहा है उससे वो पीछे हट जाए। मेरे ख्याल उसमें नाकामी रही है और मुझे इसमें अभी तक कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आते हैं कि जो है वो रूस जो है वो पूरी तरह जो है जो भी उसकी हिमायत है असद बशारा के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी ऐसा लगता नहीं है। ये बात ज़रूर थी कि अगर इसको मफाहमत के ज़रिए या बातचीत के ज़रिए किया जाता तो शायद शाम में कोई सियासी हल निकल आता। लेकिन अब अच्छा जाहिद, मैं एक और, क्योंकि वक्त कम है, एक और बात पे आपका कमेंट चाहूँगा। जो वेस्टर्न मीडिया है बहुत सारा वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये पहली दफ़ा है कि जो सऊदी डिप्लोमेसी है वो बड़ी हेक्टिक हुई है और एक बड़े पावरफुल पॉलिटिकल प्लेयर की तरह सऊदी अरेबिया आया है। उनके जो सफ़ीर हैं अदील अल जुबैर, उन्होंने जो लॉ मेकर्स हैं उनसे गुफ्तगू की है और प्रिंस बैंदर बिन सुल्तान ने भी बड़ी ज़बरदस्त लॉबिंग की है, जिसके नतीजे में अब सूरत हाल ये है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया उसको रजिस्ट करना। और जैसे आपने कहा कि बड़ा ये एमिनेंट है कि सीरिया पर ये हमला होगा अमेरिका की जानिब से। तो ये जो सऊदी डिप्लोमेसी में इतनी तेज़ी, शिद्दत और कामयाबी, इस पर कुछ कमेंट करेंगे आप? देखिए, कामयाबी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बात सही है आपकी कि जो है सऊदी अरेबिया का एक अहम रोल है। ख़ास तौर पे सीरिया के अंदर जो खाना जंगी चल रही है उसमें सऊदी जो हैं बाकायदा जो बागियों की माली तौर पे भी और मटेरियली भी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया की सिर्फ वहाँ शाम तक नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि जब मुर्सी के ख़िलाफ़ सदर मुर्सी के ख़िलाफ़ जो है मिस्र में एक फ़ौजी बगावत होती है तो सऊदी अरेबिया सबसे पहले वो मुल्क था जिसने उनको ताउन का यकीन दिलाया था नई हुकूमत के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक नई जो अलाइनमेंट बन के आ रही है मिडल ईस्ट के अंदर, उसकी एक निशानदेही करती है। सऊदीज़ जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की ये तमाम सियासी जो सूरत हाल है उसके अंदर। और उसका बुनियादी चीज़ जो है जो उनके ईरान के साथ जो इख्लाफात है उसके मेरे ख्याल ये एक नतीजा नज़र आता है हमें। लेकिन वही बात आती है कि क्या इस किस्म की जो है ये जो खाना जंगी में जिस किस्म के जो गैर ममालिक की जो मदद है एक दूसरे एक खलीफ और दूसरे हलीफ के साथ, मेरे साथ ये कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल बन के आती है। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन जो कह रहे थे कि इसमें इस बात का कभी इम्कान है कि अगले 1-2 दिनों में सीरिया पर एक अमरीकी हमला हो सकता है, एक लिमिटेड हमला हो सकता है। ये भी उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसमें सऊदी अरेबिया एक बड़े एक ताकतवर पार्टनर की सूरत में निकला है। एक ऐसी डिप्लोमेसी की है उन्होंने जिसमें मिस्र और जो सीरिया के हवाले से अमेरिका के अंदर जो ओपिनियन मेकिंग है उसमें यकीनन उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया है। लेकिन ये भी कहना था जाहिद हुसैन का कि अगर सीरिया पर हमला होता है तो उसका फॉल आउट पूरी इस्लामी दुनिया पर होगा और बहुत सारे ममालिक जहाँ इस वक्त सेक्टेरियन टेंशन्स हैं वहाँ पर जो जंगजू हैं मुख्तलिफ फ़िरक़ों के वो आपस में जंग को मज़ीद तेज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।